नमस्कार विद्यार्थियों, मैं मरियम बानो, व्याख्याता, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज रतनगढ़। विद्यार्थियों, आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास में यूनिट सेकंड में फिरोज तुगलक के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले जो हमने पढ़ा था वो था मोहम्मद बिन तुगलक। उसके हमने 2-3 पार्ट पढ़े थे अलग अलग ऑनलाइन क्लासेस में, जिसमें रहा आपने उसकी योजनाओं का क्या रिजल्ट निकला, वो उसका साम्राज्य विस्तार के समय उसकी योजनाओं के तहत जो विद्रोह हुए वो, और उसी के साथ इतिहास में उसको क्या भी, जैसे कुछ इतिहासकार उसको पागल कहते हैं, कुछ इतिहासकार उसको ये कहते हैं कि उसमें विरोधी तत्वों का समावेश था, और उसका मूल्यांकन ये हमने कंप्लीट किया था। आज हम पढ़ेंगे विद्यार्थियों फिरोज तुगलक। ये जो आज आपको पढ़ाया जा रहा है फिरोज तुगलक, इसका पीडीएफ आपको ग्रुप में सेंड कर दिया गया है। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, फिरोज तुगलक दिल्ली सल्तनत में एक योग्य शासक के रूप में फिरोज तुगलक को याद किया जाता है। फिरोज तुगलक का समय है 1351 ईस्वी से लेकर 1388 ईस्वी के मध्य। हम पढ़ेंगे उनके कार्य और उनका साम्राज्य विस्तार और उसके बाद में उसका मूल्यांकन। तो ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, सबसे पहले पढ़ते हैं हम फिरोज तुगलक का प्रारंभिक जीवन। फिरोज का जन्म 1309 ईस्वी में हुआ। वह सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक के छोटे भाई रज्जब का पुत्र था। रज्जब का विवाह एक राजपूत राजा रणमल पर दबाव डालकर उसकी पुत्री से किया गया था। उसी का पुत्र फिरोज था। उसने अपने जीवन में न तो किसी सफल सैनिक अभियान में भाग लिया, न ही एक अच्छे शासक प्रबंध की योग्यता का परिचय दिया, परंतु मोहम्मद तुगलक अपने चचेरे भाई से विशेष लगाव रखता था, इसीलिए उसे अपने शासन में महत्वपूर्ण स्थान दिया। क्यों दिया विद्यार्थियों? क्योंकि शुरू से ही फिरोज तुगलक में ये योग्यता थी, हर कार्य को करने की उसमें योग्यता थी। इसीलिए तो मोहम्मद बिन तुगलक का ध्यान फिरोज तुगलक के ऊपर गया और शासन प्रबंध में उसको उच्च पद पर रखा गया। कहा जाता है कि वह मोहम्मद बिन तुगलक फिरोज को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहता था। अब उसको गद्दी कैसे प्राप्त हुई, यानी सिंहासनारोहण। जिस समय 20 मार्च 1351 को मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु हुई, फिरोज ठट्टा में शाही खेमे में उपस्थित था। शाही फौज को उसके शत्रु तागी व मंगोल ने चारों तरफ से घेर रखा था। मोहम्मद ने सहायक सैनिकों के रूप में भर्ती किया गया और घोर कष्ट पहुंचाया गया। इस अराजकता की स्थिति में अमीरों ने फिरोज से मुकुट धारण करने की प्रार्थना की। एकांत प्रिय तथा धार्मिक प्रवृत्ति होने के कारण फिरोज इसको स्वीकार नहीं करना चाहता था। तब अमीरों, शेखों, उलेमाओं ने मिलकर इस पर अत्यंत दबाव डाला। अंततः 22 मार्च 1351 को ठट्टा के निकट शाही खेमे में फिरोज तुगलक का राज्य अभिषेक होता है। कहने का मतलब है, ध्यान दीजिए, कि ये इस पद को प्राप्त करना नहीं चाहता था, फिर भी उसमें राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी थी कि सभी उलेमा और अमीर वर्ग के लोगों ने इस पर दबाव डाला और अंततः 22 मार्च 1351 में ठट्टा के निकट खेमे में इसका राज्याभिषेक होता है। इसी क्रम में विद्यार्थियों, नेक्स्ट टॉपिक है फिरोज की प्रारंभिक कठिनाइयाँ। फिरोज को एक बिखरा हुआ व अशांत साम्राज्य उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त हुआ था। विद्रोह का क्रम मोहम्मद बिन तुगलक के समय से ही प्रारंभ हो गया था। वह अभी पूरी तरह थमा भी न था। राजधानी से दूर के प्राय सभी राज्य स्वतंत्र हो चुके थे। सिंध व गुजरात में अशांति व्याप्त थी। मोहम्मद तुगलक की नीतियों के फलस्वरूप प्रजा, अमीरों व धार्मिक नेताओं में घोर असंतोष व्याप्त था। सुल्तान की आर्थिक स्थिति अत्यंत शोचनीय हो चुकी थी। कुल मिलाकर यह कहना कहीं भी गलत नहीं होगा कि दिल्ली सल्तनत पर चारों तरफ संकट के बादल मंडराने लगे थे। अतः फिरोज के सामने दो विकट समस्याएं थी जिनका समाधान करना अत्यंत आवश्यक था। प्रथम, साम्राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित करना। द्वितीय,
दिल्ली सल्तनत का जो है उसके विघटन को रोकना। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए फिरोज तुगलक ने कुछ कार्य किए, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार है। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, अब हम इसका विस्तृत अध्ययन करते हैं फिरोज तुगलक के कार्य, जिसमें नंबर 1 पे है राजस्व सुधार। फिरोज ने राजस्व सुधार के लिए इस्लामी कानून के द्वारा स्वीकृत केवल 4 कर लगाए। नंबर 1 खराज, ये एक लगान है जो पैदावार का 1/5 से 1/3 भाग लिया जाता है। दूसरा कर था खम्स, युद्ध में लूटे गए धन पर 1/5 भाग कर लगता था। तीसरा कर है जजिया, जो गैर मुस्लिम पर लगाया जाता था, जो इतिहासकार उसको बताते हैं जिस हिसाब से। अगला कर है जकात, ये जकात मुस्लिमों पे लगता था। ये आय का 2.5% प्रत्येक मुसलमान को देना होता था। इसके अतिरिक्त उसने उलेमा वर्ग की स्वीकृति के पश्चात सिंचाई कर भी लगाया, जो आय का 1/10 भाग सरकार को देना होता था। फिरोज ने अपने समय में प्राय 24 कष्टदायक करों को पूर्णतः समाप्त कर दिया था। इसके अतिरिक्त सुल्तान ने प्राय 1200 फलों के बाग लगाए, जिससे राज्य की आय बढ़ी। फिरोज ने कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि की, उन्हें अनेक कार्यों के बदले में जागीर दी। सुल्तान को सूबेदार द्वारा भेंट देने की प्रथा भी समाप्त कर दी गई। किसानों को राज्य द्वारा प्रदत्त तकाबी ऋणों से भी मुक्त कर दिया गया। जो मोहम्मद बिन तुगलक के समय अव्यवस्था प्रारंभ हुई तो इसको पूर्णतः खत्म कर दिया गया। इसी क्रम में विद्यार्थियों देखिए, फिरोज की राजस्व संबंधी सुधार लाभदायक सिद्ध हुए। उसने राज्य एवं प्रजा दोनों को लाभ हुआ। राज्य में संपन्नता आई। फिरोज के समय में कोई अकाल नहीं पड़ा, जनता प्रसन्न हुई, वस्तुओं के मूल्य कम हुए। इतिहासकार शम्स सिराज अफीम लिखते हैं कि जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रचुर मात्रा में उपलब्ध थी। फिरोज के संपूर्ण शासनकाल में बिना किसी परिवर्तन के अनाज के मूल्य अलाउद्दीन खिलजी के समय से भी सस्ते रहे। राजस्व नीति के दोष। फिरोज की राजस्व नीति के मुख्यतः 3 दोष हमारे सामने आते हैं। नंबर 1, भूमि को ठेके पर देने की प्रथा का विस्तार किया, जिससे राजस्व वसूली का काम ऊंची से ऊंची बोली बोलने वाले ठेकेदारों को दिया जाता था। ये तो ऊंची से ऊंची बोलने, कहने का मतलब ये विद्यार्थियों समझिए कि भूमि पे भी हमें लगान लेना है तो वो किस ठेकेदार को देना है। तो ठेकेदार से जो ऊंची बोली लगाता था उसी को वो राज के कर्मचारी वो दे देते थे। अब उनको ज़्यादा बोली लगाई है उन्होंने तो उनको राज्य में राजकोष में पैसा भी ज़्यादा देना। तो ये जो ज़्यादा पैसा है ये आएगा कहाँ से? ये आएगा किसानों से ज़्यादा कर वसूल करके। तो ये एक अत्यंत दयनीय स्थिति थी। किसके लिए? किसानों के लिए, क्योंकि किसानों का इससे अत्यंत शोषण होता है। क्योंकि ठेका पद्धति में किसका शोषण होगा? जो सबसे नीचे लेवल पे व्यक्ति होगा। तो सबसे नीचे लेवल पे व्यक्ति किसान को कर देना था। ऊंची बोली लगती थी तो उतने पैसे उनको राजकोष में जमा कराना, फिर उनका अपना लालच, उनका अपना प्रॉफिट। तो कुल मिला के ये ठेका पद्धति ने किसानों की कमर तोड़ दी थी। इसी क्रम में अगला देखिए, दूसरा दोष था जागीर प्रथा। फिरोज ने सेनापतियों, सैनिकों, असैनिकों, पदाधिकारियों को जागीर के रूप में वेतन देने का नियम बनाया, जिससे राजस्व को अत्यंत हानि हुई। तीसरा, जजिया कर का विस्तार किया। साथ ही उस कर को वसूल करने की जो उन्होंने पद्धति अपनाई वो अत्यंत कठोरपूर्ण थी, जो एक प्रजा के लिए, एक सम्मानजनक शासक और उसकी प्रजा के लिए, दोनों के लिए ही हितकर सिद्ध नहीं हुई। इसी क्रम में विद्यार्थियों नेक्स्ट टॉपिक देखिए, सिंचाई व्यवस्था। कृषि को प्रोत्साहन देने के लिए सुल्तान ने सिंचाई के लिए 5 बड़ी नहरों का निर्माण करवाया। इनमें सबसे प्रमुख है 150 मील लंबी नहर यमुना नदी से हिसार तक बनाई गई। दूसरी 96 मील लंबी नहर सतलज से घंगर नदी तक थी।
तीसरी लहर सिरमौर की पहाड़ियों से के निकट आरंभ होकर हांसी तक जाती थी। चौथी नहर घंगर से फिरोजाबाद शहर तक और पांचवी यमुना नदी से फिरोजाबाद तक जाती थी। इन नहरों के कारण कृषि योग्य भूमि बढ़ी, सिंचाई कर के रूप में राज्य की आय में वृद्धि हुई। फिरोज ने सिंचाई व यात्रियों की सुविधा के लिए 150 कुएं खुदवाए। ये जो जल फिरोज तुगलक द्वारा जो 5 नहरों का बनवाना, यात्रियों की सहायता करना, सिंचाई कर में जो स्थिति सुधरी, इसकी हमें जानकारी मिलती है तारिक ए मुबारक शाही जो सर हिंदी ने लिखी थी, उसके बारे में हमें इस सिंचाई व जल प्रबंध का पता चलता है। इसी क्रम में फरिश्ता लिखते हैं कि फिरोज ने सिंचाई की सुविधा के लिए विभिन्न नदियों पर 500 बांध व 30 झीलें तथा जल संग्रहण के लिए तालाबों का निर्माण करवाया। इसी क्रम में नेक्स्ट टॉपिक लिखिए विद्यार्थियों, नगर व सार्वजनिक निर्माण कार्य। कहा जाता है कि फिरोज ने 300 नवीन नगरों का निर्माण करवाया। उसके द्वारा बसाए गए नगरों में फतेहाबाद, हिसार, फिरोजपुर, जौनपुर, फिरोजाबाद प्रमुख थे। फरिश्ता लिखते हैं कि फिरोज ने 40 मस्जिदें, 30 विद्यालय, 20 महल, 100 सराय, 200 नगर, 100 अस्पताल, 5 मकबरे, 100 सार्वजनिक स्नानगृह, 10 स्तंभ, 150 पुल, अनेक बाग, सार्वजनिक मनोरंजन के स्थानों का निर्माण करवाया था। फिरोज ने नवीन इमारतों की सुरक्षा व मरम्मत व्यवस्था भी करवाई। इसके अतिरिक्त उसने अनेक पुरानी ऐतिहासिक इमारतों की भी मरम्मत करवाई। इनमें दिल्ली की जामा मस्जिद व कुतुब मीनार प्रमुख हैं। इसी क्रम में अगला टॉपिक देखिए, परोपकारी कार्य। जनता की भलाई के लिए फिरोज ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य भी किए। उसने एक रोजगार दफ्तर स्थापित करवाया जो बेकार व्यक्तियों को कार्य दिलाता था या उनकी आर्थिक सहायता करता था। उसने अनेक विभाग, दीवाने खैरात स्थापित करवाया जो मुसलमान अनाथ स्त्रियों व विधवाओं को आर्थिक सहायता देता था। निर्धन मुस्लिम लड़कियों की विवाह की भी व्यवस्था करता था। उसने दिल्ली के निकट दारुल उल सफ़ा नामक एक खैराती अस्पताल भी बनवाया। उसने रोगियों को औषधि तथा भोजन मुफ्त, जिसमें रोगियों व असहायों को भोजन मुफ्त और दवाइयाँ मुफ्त मिलती थी। कहने का मतलब है रोगियों को। न्याय, इसी क्रम में नेक्स्ट टॉपिक है न्याय। फिरोज की न्याय व्यवस्था इस्लामिक कानून पर आधारित थी। राजधानी में एक मुख्य काजी तथा राज्य के प्रांतों एवं महत्वपूर्ण नगरों में अनेक अधीनस्थ काजी रहते थे। सच्चाई मालूम करने के लिए प्रचलित शारीरिक यातनाओं की प्रथा को सुल्तान ने पूर्णतः समाप्त कर दिया था, किंतु फिरोज दयालु था, इसीलिए कभी कभी अपराधियों को हल्की सजाएं भी दिया करता था। इस उदारता का परिणाम अधिक अच्छा नहीं रहा। इसी क्रम में नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षा में वृद्धि। फिरोज को विद्या से विशेष रुचि थी। वह विद्वानों का आश्चर्य रहता था। उनके जीवन निर्वाह के लिए, यानी कि विद्वानों के जीवन निर्वाह के लिए उनको भत्ते वगैरह, भेंट वगैरह दिया करता था। इसी क्रम में अफीम लिखते हैं कि सुल्तान विद्वानों को सहायता के रूप में 36 लाख टंका दिया। किसने? फिरोज तुगलक। जियाउद्दीन बर्नी व शमसे सिराज अफीम ने अपने ग्रंथ उसी के संरक्षण में लिखे। बर्नी ने फतवाए जहांगीरी, तारीख फिरोज शाही लिखी। फिरोज ने स्वयं अपनी आत्मकथा फतवात फिरोज शाही लिखी। फिरोज को इतिहास तथा चिकित्सा शास्त्र में विशेष रुचि थी। उसने प्राय 13 मदरसे स्थापित करवाए, जिनमें 3 श्रेष्ठ स्तर के थे। राज्य के सभी स्थानों पर विद्वानों को संरक्षण दिया जाता था। ज्वालामुखी के मंदिर के पुस्तकालय में उसे संस्कृत में लिखे गए 1300 ग्रंथ प्राप्त हुए। उनमें से कुछ का उसने फारसी में अनुवाद करवाया। उनमें से एक का नाम
दलयात ए फिरोज शाही रखा गया, जो दर्शन व नक्षत्र विज्ञान से संबंधित ग्रंथ है। इस प्रकार फिरोज ने शिक्षा के लिए समुचित व्यवस्था की, परंतु उसके समय का साहित्य इस्लाम से प्रभावित होने के कारण संकुचित धारणाओं से परिपूर्ण था। इसी क्रम में विद्यार्थियों नेक्स्ट टॉपिक देखिए, दास प्रथा। फिरोज को दासों का अत्यंत शौक था। उसके दासों की संख्या प्राय 1,80,000 तक पहुंच गई थी। उसकी देखभाल के लिए एक पृथक विभाग, पृथक अधिकारी को भी नियुक्त किया गया। सभी सरदार व सूबेदारों को ये आदेश दिया गया कि वे अपने सरदारों को अपने पुत्रों के समान समझे, यानी कि उनके साथ वैसा व्यवहार करें, हीन व्यवहार ना करें। दासों की शिक्षा का भी पूर्ण ध्यान रखा गया। फिरोज का यह शौक राज्य के लिए अत्यंत हानिकारक सिद्ध हुआ। इससे शाही वह अनावश्यक बढ़ा। बाद में धीरे धीरे ये दास राजनीति में हस्तक्षेप करने लगे और तुगलक वंश के पतन के लिए सहायक सिद्ध हुए। इसी क्रम में नेक्स्ट टॉपिक देखिए, सैन्य संगठन। सेना का संगठन सामंती आधार पर किया गया था। केंद्र में एक बड़ी स्थायी सेना न थी। अधिकांश सैनिकों को जागीर के रूप में वेतन दिया जाने लगा। इससे एक सैनिक न रहकर लगान उगाने वाला व्यक्ति बन गया। उसने सैनिक सेवा वंशानुगत कर दी। ऐसी स्थिति में सैनिक सेवा में योग्यता का स्थान प्रमुख न रहा। संभवतः केंद्र पर 80-90 हजार की घुड़सवार सेना थी। शेष के लिए सुल्तान अपने अमीरों व सरदारों पर निर्भर रहता था। सेना पर कठोर अनुशासन व नियंत्रण नहीं रहा। इस प्रकार सैनिक संगठन दुर्बल हो गया, शक्ति का साधन नहीं रहा, जो तुगलक वंश के पतन में सहायक सिद्ध। सबसे बड़ी कमजोरी ये थी कि भी सेना के पद को भी वंशानुगत कर दिया, चाहे उसका बेटा योग्य हो ना हो, फिर भी जो पिता उस पद पे है उसी पुत्र को वो पद मिलेगा। और धीरे धीरे करके ये व्यवस्था इतनी चरमरा गई, इतना अपना सैनिक संगठन इतना वो डगमगा गया कि अव्यवस्था चारों तरफ फैल गई, योग्य सैनिक ही नहीं रहे। इसी क्रम में अंतिम टॉपिक देखिए विद्यार्थियों, धार्मिक नीति। दिल्ली के सुल्तानों में फिरोज पहला सुल्तान था जिसने इस्लाम के कानूनों व उलेमा वर्ग को राज्य के शासन में प्रधानता प्रदान की। फिरोज ने कट्टर सुन्नी वर्ग का समर्थन प्राप्त करने के लिए इस्लाम के सिद्धांतों को अपने राज्य की नीति का आधार बनाया। वह प्रत्येक अवसर पर उलेमा वर्ग से सलाह व सहायता लेता था। इसी दृष्टि से उसका सिद्धांत बाद में मुगल बादशाह औरंगजेब की भांति था। इस प्रकार फिरोज की धार्मिक नीति धर्मांधता व असहिष्णुता की नीति रही। फिरोज अपनी बहुसंख्यक हिंदू प्रजा के प्रति अत्यंत कठोर रहा। उसने इस्लाम के प्रचार को अपना प्रमुख कर्तव्य माना। हिंदुओं को अपना धर्म छोड़कर इस्लाम ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहन किया करता था। उसने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि मैंने अपनी काफिर प्रजा को पैगंबर का धर्म स्वीकार करने के लिए बाध्य किया और ये घोषणा की, जो भी अपने धर्म को छोड़कर मुसलमान बन जाएगा उसे कर से मुक्त कर दिया जाएगा। अनेक स्थानों पर उसने हिंदू मंदिरों को नष्ट करवाया। हिंदुओं को मुसलमान बनने व उनका वध करने का जगह जगह कई अन्य इतिहासकारों ने और भी वर्णन किया है, पर सत्य यह है कि फिरोज ने हिंदुओं के प्रति कठोर धार्मिक नीति का पालन किया था। इसी क्रम में डॉक्टर R.C. मजूमदार लिखते हैं कि फिरोज इस युग का सबसे महान सुल्तान था। इस क्षेत्र में सिकंदर लोदी औरंगजेब का अग्रगामी था। फिरोज की यह नीति राज्य के लिए हानिकारक सिद्ध हुई और तुगलक वंश के पतन में इस नीति ने योगदान दिया। विद्यार्थियों, जो हम कल का टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे फिरोज तुगलक के समय में सैन्य अभियान, विद्रोह इत्यादि। थैंक यू।